नमस्कार दोस्तों। आज हम ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड का स्टॉक एनालाइज करेंगे। तो ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 5000 करोड़ का है और ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। तो आपके जो फ्रंट एंड कंज्यूमर फेसिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज होते हैं जैसे वोल्टास, ब्लू स्टार, डाइकिन, हायर, इनके जो एसीज है वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। सो दिस कंपनी इज़ इफ़ नॉट द मार्केट लीडर बट इसका जो दिस टेक्स सेकेंड स्पॉट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रूम एसीज। तो स्प्लिट एसीज होते हैं, रूम एसीज होते हैं, तो ये रूम एसीज को मैन्युफैक्चर करती है। प्योर प्ले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कुछ ब्रांड वगैरह इसका नहीं है। फ्रंट एंड पे B2B प्लेयर है। तो ये जो बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े ब्रांड्स हैं, उनके लिए ये कंपनी रूम एसीज मैन्युफैक्चर करती है और फिर उनको पास ऑन कर देती है सो दैट दे सेल इट ऑन टू देयर एंड कस्टमर्स, राइट। तो इस कंपनी का मार्केट शेयर 24% है इन द रूम एसी मार्केट, राइट। तो इस कंपनी को हमने इसलिए शॉर्टलिस्ट किया क्योंकि इसका जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है पिछले 3 साल का वो 24% है, पिछले 4 क्वार्टर्स का 28% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का 66% है, पिछले 4 क्वार्टर्स का 54% है। तो जो हमारा नॉर्मल कट ऑफ होता है 25% सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ का, तो उस कंपनी इस पैरामीटर पे ये कंपनी काफ़ी खरी उतर रही है, राइट। और ये बेसिकली जिस स्पेस में जिस कैटेगरी में ऑपरेट कर रही है वो एयर कंडीशन है। जैसे मैंने कहा, एयर कंडीशन का जो पेनिट्रेशन इट्स ओनली 10%, राइट। तो काफ़ी हाईली अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है रूम एसीज़ की और एसीज़ की स्पेसिफिकली। और एसी एक यूटिलिटी प्रोडक्ट बन चुका है, इट्स नॉट अ डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट राइट नाउ। जिस तरह की गर्मियाँ हो रही है, मुझे नहीं लगता पंखे, एयर कूलर वगैरह इतना काम आते हैं। जब अप्रैल मई जून की गर्मियाँ आती है तो आपको एसी ही लगता है। तो इवन इफ पीपल हु आर लाइक मंथली अर्निंग 15,000, 20,000, 25,000 पैसा जमाते हैं या फिर NBFC से लोन लेते हैं एसीज खरीदने के लिए, क्योंकि जो गर्मियाँ आती है, जो हीट वेव्स आते हैं वो अनबेरेबल होते हैं, राइट। तो एसी का मार्केट काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है। 30 करोड़ हाउस होल्ड्स है। मुझे नहीं लगता कि 2 से 3 करोड़ हाउस होल्ड्स में भी एसीज एक तरह से 2 से 3 करोड़ हाउस होल्ड्स में ही एसी लगे हैं। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि एसीज लगे हुए हैं फिलहाल, राइट। तो इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 2.5x से ऊपर गया। कंपनी लिस्ट ही हुई है जैन 2024 में, तो अराउंड 650 करोड़ की लिस्टिंग हुई थी, IPO हुआ था। और 650 करोड़ में से करीबन 250 करोड़ ये लोग केपेक्स में लगाना चाहते हैं और बाकी का पैसा इन्होंने अपना डेट से क्लियर कर दिया है। डेट जो लिया था वो क्लियर कर दिया बैलेंस शीट पे, राइट। तो कंपनी का स्टॉक प्राइस काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर गया है पिछले 1 साल में, राइट। अगर आप मेरे पास कुछ नंबर्स है और कुछ जैसे आप देखोगे कि 138% वॉज द इंक्रीज इन द स्टॉक प्राइस इन द लास्ट 1 ईयर। अर्निंग्स ग्रोथ जो है या EPS ग्रोथ जो है वो -11% का है। तो जो एक्चुअली जो स्टॉक प्राइस ऊपर गया है इट इज़ बिकॉज ऑफ PE एक्सपेंशन, लिक्विडिटी की वजह से स्टॉक प्राइस गया। सो द एट्रीब्यूशन इन द इंक्रीज ऑफ स्टॉक प्राइस, द मैक्सिमम एट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम PE एक्सपेंशन और लिक्विडिटी, राइट। तो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैनेजमेंट ने गाइडेंस बहुत क्लियर कट दिया है कि अगले जो 2 से 3 साल में ये कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 45 to 50% का रेवेन्यू ग्रोथ देगी। जो कैपेसिटीज़ जो लगाने वाली है कंपनी में उसके वजह से करीबन 1.5 रूम एसीज बेचेगी अगले 2 से 3 साल में, राइट। तो मुझे एक्चुअली कोई एसी कंपनी ढूंढनी थी जिसमें मुझे एक तरह से इन्वेस्ट करना था। तो इनिशियली मेरे दिमाग में था कि वोल्टास या ब्लू स्टार जैसे कंपनीज में मैं लगाऊंगा। वोल्टास तो टाटा ब्रांड भी है बट ये कंपनीज बहुत ज़्यादा महंगे थे, तो आई डिड नॉट सी अ लॉट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग इन दीज कंपनीज। देन आई केम अक्रॉस PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, बट ये भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है। 250 का प्राइस था 1 साल पहले, अब ऑलमोस्ट 1000 या 1100 छू रहा है, राइट। देन एम्बर एंटरप्राइजेस वन अनदर वन, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा याद है 1 साल पहले जेफरीज ने एम्बर पे एक बाय कॉल निकाला था बट मैंने इन्वेस्ट नहीं किया था एम्बर में। एम्बर भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है 1 साल में। तो दैट्स वाई आई थॉट दैट ये 2 कंपनीज या 3 कंपनीज को एनालाइज करते करते मुझे लगा कि ईपैक वुड बी अ बेटर काइंड ऑफ कैंडिडेट राइट नाउ। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी सिमिलर है बाकी इसके 2 कंपटीटर्स से। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम है एक्चुअली। एम्बर का भी रिटर्न ऑफ इक्विटी सिंगल डिजिट में, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट इज 19%। तो ऑब्वियसली रिटर्न ऑफ इक्विटी PG इलेक्ट्रोप्लास्ट का बहुत ज़्यादा है, और अगर ज़्यादा है तो वो कहीं ना कहीं फैक्टर इन हुआ है उसकी PE में भी। तो PG इलेक्ट्रोप्लास्ट का PE 145 है, राइट। तो ये 3 कैंडिडेट्स मेरे सामने थे, बट मुझे लगा कि मुझे एम्बर और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट को छोड़कर दिस कंपनी, द वन विच आई एम एनालाइजिंग राइट नाउ, ईपैक ड्यूरेबल्स को एक तरह से एनालाइज करना है, राइट। तो द थिंग अबाउट ओवर हियर इज द मैनेजमेंट ने 45 to 50% का गाइडेंस दिया है, राइट। करंट केपेक्स जो लगा है उसका यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट 50% है। तो अगर आप देखोगे करंट केपेक्स का यूटिलाइजेशन बहुत कम है, राइट। और ये कम इसलिए होता है क्योंकि
आपका नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर इस लाइन को देखिए आप 2.6 है, राइट. 50% यूटिलाइजेशन, बिकॉज AC इज़ अ वेरी सीजनल बिजनेस. आप मैन्युफैक्चरिंग प्रिडोमिनेंटली 1 या 2 क्वार्टर में करते हो, तो इतनी सारी कैपेसिटी लगाई है, प्योर प्ले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उस एक्सेस कैपेसिटी का करना क्या है, राइट. तो वो एक्सेस कैपेसिटी ये कंपनी इस्तेमाल करना चाहती है. बाकी जो स्मॉल अप्लाइंसेस है, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स है, जैसे वॉशिंग मशीन, कूलर्स, फ्रायर्स, ये सब चीज़ों के ऊपर एक्सेस कैपेसिटी इस्तेमाल करके थोड़े हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है. ये फिलहाल 12% देते हैं टॉप लाइन को. AC RAC 80% देता है, तो प्रिडोमिनेंटली RAC ही मार्केट है इसका, या RAC ही प्रोडक्ट है इसका. तो ये थोड़ा एक्सेस कैपेसिटी अपने जो दूसरे अप्लाइंसेस को मैन्युफैक्चर करके अपने जो बड़े प्लेयर्स जिनके साथ ऑलरेडी इनके कॉन्ट्रैक्ट है उनको क्रॉस सेल करना चाहते हैं एक तरह से, राइट. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज दैट दे वांट, सो दिस इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अ केपेक्स हैवी कंपनी, तो इन लोगों को बैक एंड इंटीग्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट. दैट्स वाई द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉइल्स एंड ट्यूब्स. तो ACs में जो कॉइल्स एंड ट्यूब्स जाते हैं या जो भी कंपोनेंट्स जाते हैं वो बहुत वक्त तक अराउंड 80 to 90% जो है चाइना से इंपोर्ट किए जाते थे. बट पिछले 3 से 4 साल में जो PLI स्कीम्स आई है, जो भी ये ODMs ऊपर आए हैं, ये सारे लोगों ने एक तरह से पिछले 2 से 3 सालों में ये इन हाउस मैन्युफैक्चर करना शुरू किया है, राइट. तो ये सारे जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एम्बर एंटरप्राइजेस, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, ईपैक ड्यूरेबल ये करते हैं, नहीं तो पहले ये चाइना से लाए जाते थे. सो दीज कंपनीज आर बिकमिंग वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनीज बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज कंपनीज टू हैव इमेंस इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स, राइट. नहीं तो प्रॉब्लम क्या है कि नहीं तो फिर इनका बिजनेस मॉडल ना वो ऑटो एंसिलरीज के जैसा बन जाएगा, कॉस्ट प्लस बिजनेस मॉडल. क्योंकि ऑटो एंसिलरी कंपनीज ऑटो कंपनीज के साथ काम करते हैं, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, जो कि मारुति सुजुकी, जो कि बहुत बड़े बड़े कंपनीज, और उनको आर्म ट्विस्ट करते हैं कॉस्ट पे, राइट. जो सबसे सस्ता देगा उससे ही लेते हैं, राइट. तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो B2B कंपनीज है उनको स्केल लेके आना, सो दैट दे काइंड ऑफ स्टैंड द आर्म ट्विस्टिंग विच द बिगर कंपनीज आर डूइंग, राइट. तो इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसके करीबन 6% थे 3 साल पहले, इट्स 8% राइट नाउ, राइट. तो जैसे मैंने कहा कि कंपनी वांट्स टू ग्रो वेरी फास्ट, राइट. इनके जो करंट रेवेन्यूज है लाइक 1400 करोड़ राइट नाउ, राइट. करंट यूटिलाइजेशन जो है उनका 50% है, राइट. तो करंट केपेक्स जो किया है अराउंड 670 करोड़ का किया है. जो न्यू केपेक्स आने वाला है 250 करोड़ का आने वाला, तो टोटल केपेक्स आपका 3 साल में 924 करोड़ का होगा. मैनेजमेंट कह रहा है कि 50% यूटिलाइजेशन हो रहा है, बट 3 साल में हम लोग एसेट टर्न्स हमारे 4.5 करेंगे, मतलब हमारे एसेट्स को काफ़ी एफिशिएंटली यूज़ करके रेवेन्यूज़ में कन्वर्ट करेंगे, राइट. तो एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज़ वुड बी 4158, करीबन 4200 करोड़ के रेवेन्यूज़ है. सो 4200 इज़ नथिंग बट 4.5 मल्टीप्लाई बाय 924 एसेट टर्न्स मल्टीप्लाई बाय रेवेन्यूज़, राइट. नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका 2% है, अभी भी 2% है. मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि 3 साल बाद भी 2% ही रहेगा. अगर 2% रहेगा तो पैट वुड बी 83 करोड़, राइट. इस कंपनी ने इक्विटी डाइल्यूट किया है या फिर अपने IPO के साथ आई है, तो ये दिस वुड बी द नंबर ऑफ शेयर्स. तो करेंटली इनके शेयर्स इतने हैं, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अगले 3 साल में कंपनी इक्विटी डाइल्यूट नहीं करेगी, ना कोई डेट लेगी, और जो भी अपना पैसा IPO से आया उसको सही तरीके से इस्तेमाल करेगी. तो शेयर्स वुड रिमेन कांस्टेंट. तो EPS वुड बी 8.76, करंट EPS इज 3.7, राइट. तो अर्निंग्स ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 3 years would be 33%, which I think is a fairly decent earning growth. इस कंपनी का करंट P जो है 99 है, और इसका करंट स्टॉक प्राइस जो है 492 है, राइट. तो the expected stock price with all these assumptions standing would be around 870 rupees in the next 3 years. So this is basic maths that I did around what would be the predictability of sales in the next 3 years, right. तो अगर आप इस कंपनी का एक समराइज वर्जन अगर मैं बताऊँ तो लॉन्जिविटी ऑफ सेल्स ग्रोथ स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे अगले 2 से 3 साल में. मैनेजमेंट में भी अच्छा सा गाइडेंस दे दिया है. सेक्टोरल टेलविंड्स है. ये जो RAC का मार्केट है वो करीबन 18% से ग्रो हो रहा है, और AC काफ़ी अंडरपेनिट्रेटेड सेक्टर है. हीट वेव्स, ग्लोबल वार्मिंग, ये मेजर सेक्टोरल टेलविंड्स है. प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट. प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज आर वेरी हाई एज वेल. तो अगर आप P&L पे देखो, the ratio of profits to cash flows is around 2.3, right. Just give me a 3.2 actually, not 2.3. तो कंपनी काफ़ी सक्सेसफुली अपने प्रॉफिट्स को कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर पा रही है, राइट. ये एक फ्री कैश फ्लो नेगेटिव कंपनी है, तो इसका करीबन 300 करोड़ कैश फ्लोज से आ रहा है. ऊपर से केपेक्स इसने करीबन 800 करोड़ का लगाया, तो योर कैश फ्लोज माइनस केपेक्स इज एक्चुअली फ्री कैश फ्लो. तो कंपनी के पास फिलहाल कैश नहीं है, इसलिए IPO किया है, डेट भी लिया है कंपनी ने कुछ, राइट. री इन्वेस्टमेंट रेट इज़ 860%. 100 रुपये अगर कंपनी कमा रही है तो 860 रुपीज़ फिर से अपने
अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करिए। तो ऊपर जो 760 रुपीज़ का डेल्टा जो है वो इक्विटी डाइल्यूट करके आया है और ऑब्वियसली कुछ डेट से भी आया है। तो कंपनी के अगर आप रिटर्न रेशियोज़ देखोगे तो फिलहाल तो सिंगल डिजिट रिटर्न रेशियोज़ है, काफ़ी वीक रिटर्न रेशियोज़ है, बट जब केपेक्स फायर करना शुरू करेगा 3 साल में तो ये रिटर्न रेशियोज विल इंप्रूव। सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 11%, विच इज़ लाइक अगर मैनेजमेंट 100 रुपये अपने बिजनेस में लगाता है तो करीबन 11 रुपये का प्रॉफिटेबिलिटी दिखता है बिजनेस को, राइट। रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ 9%, 100 रुपये अगर बिजनेस में लगाए हैं तो 9% का या 9 रुपये का रिटर्न ऑफ इक्विटी करीबन मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है। तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि अगले 3 साल में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वुड बी 15% इन द नेक्स्ट 2 to 3 years, जब ये केपेक्स फायर करना शुरू करेगा, राइट। तो दिस वॉज अ ब्रीफ अबाउट द कंपनी। अगर आप बैलेंस शीट भी देखो तो मैं इसको करंट स्टेटस पे एक एवरेज बैलेंस शीट कहूँगा, क्योंकि अभी तक इसके रिटर्न रेशियोज इंप्रूव नहीं हुए। तो जैसे फिलहाल इनके रिटर्न रेशियोज है सिंगल डिजिट में, इट मेक्स इट एन एवरेज बैलेंस शीट, राइट। कुछ डेट है जो इन्होंने क्लियर कर दिया था, राइट। सो देयर इज सम डेट विच द मैनेजमेंट क्लियर्ड विद द IPO, तो ये डेट कुछ कम हुआ है, बट वर्किंग कैपिटल डेट है कंपनी के बैलेंस शीट पे। इन्वेंट्री हैवी बिजनेस है, सीजनल बिजनेस होता है, राइट। तो इन्वेंट्री इनके बैलेंस शीट पे रहती है, राइट। B2B बिजनेस है, तो क्लाइंट्स को जब वो इन्वेंट्री पास ऑन होगी तो फिर क्लाइंट्स के बुक पे दिखेगा, नहीं तो इनके बुक पे ही दिखता है, राइट। सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट ईपैक ड्यूरेबल। होप यू लाइक द एनालिसिस। इसके वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा दिखे मुझे। देयर इज़ नॉट अ डिस्काउंट दैट द कंपनी इज़ प्रोवाइडिंग राइट नाउ। नॉर्मली लो ROC कंपनीज तब खरीदे जाते हैं जब उनके प्राइजेस में डिस्काउंट दिखता है और उनका केपेक्स फायर करने की काफ़ी प्रिडिक्टेबिलिटी दिखती है अगले 2 से 3 साल में। तो इसके वैल्यूएशंस में मुझे कोई डिस्काउंट दिखा नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग। सो होप यू लाइक दिस एनालिसिस। इफ यू हैव, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड फॉलो दिस चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स. This is not a stock recommendation. Please do your own research before you invest in the stock markets. Thank you very much for your time. Please do take care. Bye bye.